तो हे गाइस, मैं विमल सिंह, आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो। और आज आ गया हूं फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो नंबर 2 लेकर के। इस वीडियो में जो लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक दिया था उस टॉपिक के बारे में फिर से बातें करेंगे। और जैसे कि मैंने क्या क्या टॉपिक दिया था मैं बताता हूं, और काफी मजेदार होगा। जाहिर सी बात है, आपको वीडियो को शेयर करते रहना है, लाइक सब्सक्राइब करते रहना और कमेंट करते रहना है, बताते रहना है कि और क्या। जैसे कि लास्ट वीडियो के कमेंट में एक आया और एक बच्चे ने बोला कि सर आपको मार्कर को थोड़ा सा बोल्ड करके लिखना है, तो हम आज वो कर लेंगे। ठीक है, आज वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आज फिर से एक बार पढ़ाई करेंगे। और जो बच्चे गाँव गए हैं या फिर जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको देखते रहना है और सीक्वेंस में नोट्स बनाते जाना है। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत जल्द खत्म होगा मज़ेदार तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करते हैं शुरू। पर आज टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा लास्ट वीडियो के बारे में थोड़ी मोड़ी बात कर लूंगा। जैसे लास्ट वीडियो जो है उसके बारे में मैं बात कर लूंगा कि लास्ट वीडियो में अगर आपको ध्यान हो तो दो चीज़ें हैं जो मैंने जाके वीडियो देखी तो मैंने ध्यान दिया कि यार शायद से वहीं पे थोड़ी मोड़ी हो सकता है कि थोड़ी मोड़ी गलती हो गई है शायद से क्या फॉर्मूले में, तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। एक हमने पढ़ा था कि वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कोलम्ब लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम्ब लॉ जो मैंने पढ़ाया था, कोलम्ब्स लॉ, उसका मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है कि ये चीज़ उसी बच्चे को डायरेक्ट समझेगी जो बच्चा वीडियो नंबर 1 देख के पढ़ा। तो जाहिर सी बात है सीक्वेंस में आपको वीडियो देखनी है, डायरेक्ट वीडियो नंबर 2 आकर के देखोगे तो कुछ भी समझेगा। वीडियो नंबर 1 देखो, प्लेलिस्ट को फॉलो करो, बेहतरीन तरीके से आ जाएगी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब मैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया था सर, जो बच्चा नया देख रहा होगा मैं तो बोलूँगा वीडियो नंबर 1 से देखना होता है, जाहिर सी बात है। आर डिस्टेंस पे Q1 और Q2, बारीकी से ध्यान देना कि Q1 और Q2, जब Q1 Q2 को धक्का मारता है तो यहाँ पे होता है F(2) ड्यू टू 1। जब Q2 Q1 को धक्का मारता है तो F(2) ड्यू टू 1, ये बात होती है। ठीक है, F(2) सॉरी F(1) ड्यू टू 2। भाई Q2 ने Q1 को धक्का मारा तो F1 चार्ज 1 ड्यू टू 2 ये फोर्स होता है। तो हमने इस फोर्स के बारे में बात करी थी कि यार अगर, अब ये तो एक मैग्नीट्यूड होता है जो हमने कोलम्स लॉ से सीख लिया था, पर अगर तुम बारीकी से ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जब मैं F12 सिर्फ और सिर्फ मुझे F12 निकालना है, यहाँ पे देख करके तो तुम बता सकते हो कि यार F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, आना तो बोले यार, आसान है कि नहीं यार। दूसरी तरफ ये बोल सकते हो कि F12 की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, अगर बारीकी से ध्यान दो F12 की वैल्यू मैंने बताया था कि जब मैं फोर्स के ऊपर क्या देखूंगा, डायरेक्शन देखूंगा। मैंने इस फोर्स के फॉर्मूले में मैंने डायरेक्शन की कोई बात की नहीं है, मैंने कोई भी बात डायरेक्शन की नहीं करी। बारीकी से इस बात को ध्यान देना कि मैंने कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं करी। मैंने यहाँ पे F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे F12 बार जो होता है वो क्या होता है के Q1। अब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि यार इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब जब चार्ज 1 को धक्का मारेगा तो सिर्फ और सिर्फ F12 कितना है, F12 कितना है ये अपने को पता होना चाहिए। तो F12 की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये करेक्ट फॉर्मूला होता है, करेक्ट फॉर्मूला ये होता है। और एक बात और ध्यान देना, ध्यान दोगे तो शायद से मैंने यहाँ पे क्यूब लिख दिया था, सिर्फ इतना ही पार्ट रॉन्ग है अपना और कोई भी पार्ट रॉन्ग नहीं था। यहाँ पे क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पे स्क्वायर होगा, सिर्फ ये बात याद होनी चाहिए, इतना याद रखना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी सब कुछ राइट था। तो सर क्यूब कब आएगा, ऐसा नहीं कि फॉर्मूले में क्यूब नहीं है, फॉर्मूले में क्यूब आता है। कब आता है देखो ध्यान से, इस आर कैप की वैल्यू क्या होती है, आर कैप की वैल्यू होती है आर बार अपॉन मॉड ऑफ आर बार। आर कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर क्या बोलता है, यूनिट वेक्टर हमेशा बोलता है, यूनिट वेक्टर क्या बोलता है, आर कैप क्या बोलेगा, बोलता है कि यार मैं तुझे वेक्टर भी दूंगा अपॉन तेरा वैल्यू भी दूंगा, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। बारीकी से बात को समझ, आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर जो बताता है कि मैं तुझे तेरा वेक्टर भी दूंगा, डायरेक्शन की बात भी करूंगा, डायरेक्शन भी बताऊंगा और मैग्नीट्यूड भी बताऊंगा। हाँ ना तो बोले यार, आया कि नहीं आ रहा, तो आना चाहिए, जाहिर सी बात है। ठीक ठीक, तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप क्या है बताओ मेरा, ध्यान देना, आर कैप क्या है मेरा बताओ, आर बार अपॉन
मॉड ऑफ आर बार। तो अगर तुम बारीकी से ध्यान दोगे, इसको भी ऐसे लिखा जाता है। लिखने का तरीका देखो, मॉड ऑफ आर बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने आसानी से समझाने के लिए चलो ठीक है आर स्क्वायर लिख दिया, बट एक्चुअल में आर बार का होल स्क्वायर होता है, मॉड ऑफ आर बार। अब अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो के Q1 Q2 अपॉन आर बार का होल क्यूब इंटू आर बार यहाँ पर। तो एक बात समझ, ये बात किसके लिए हो रही है, F12 के लिए हो रही है, तो यहाँ पे F12 आता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डायरेक्ट बोल रहा हूँ। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि ये सारी बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ, वीडियो नंबर 1 में बोल चुका हूँ। वीडियो नंबर 2 में मैं जो अपने को जो शायद से मैंने यहाँ पे जो क्यूब लिख दिया था गड़बड़ थी, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि यार यहाँ पे जो क्यूब था वो स्क्वायर होता है, क्योंकि कैप होता है। क्यूब कब आता है, जब यूनिट वेक्टर की वैल्यू को पुट करूंगा। जब यूनिट वेक्टर की वैल्यू को पुट करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई होकर क्यूब आ जाएगा। जब नीचे क्यूब आता है तो ऊपर एक टर्म आ जाता है वेक्टर का। अगर इस फॉर्मूले को और अच्छे तरीके से देखो जो बुक में प्रिंट है, तो बुक में ऐसे प्रिंट है, k इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R1 बार माइनस R2 बार का क्यूब, ठीक है। का क्यूब इंटू R1 बार माइनस R2 बार, ये होता था। दिस इज द करेक्ट। सर क्या ऐसी फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला था, बाकी और इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक था, ये वेक्टर फॉर्म था भाई। क्या तुम्हें समझा, कोई डाउट तो नहीं है यार? मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, तुम पूरी तरीके से लिख लो चीज़ों को, नोट्स बना लो। पीडीएफ को क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा देंगे, ठीक है। ठीक है, पॉज करके तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट्स बना लिया होगा, ध्यान करेक्ट कर लेना, बाकी नोट्स तो लास्ट लेक्चर में ही है बराबर। आगे बात करने की कोशिश करते हैं, आगे की पेज पे अगर ध्यान दो तो आगे की पेज की बात क्या होगी। अब आगे के पेज में अगर तुझे याद हो बहुत बारीकी से, तो मैंने मीडियम में फोर्स, ध्यान से सुनना, मैंने ये बता दिया था लास्ट लेक्चर में, एक टॉपिक था जिसका नाम था परमिटिविटी। क्या नाम था? परमिटिविटी, सॉरी यार ऐसा नाम नहीं था, परमिटिविटी, चलो ठीक है, हमारे पास यहाँ पर टेक्निक है, इस टेक्निक से हम चीज़ों को इधर लेके आ सकते हैं, हम चीज़ों को ऐसे भी कर सकते हैं, चलो ऐसे नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे था रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिसने लास्ट वीडियो देखा उसी को समझेगा भाई ये बात। अभी जब मैं इस वीडियो के नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, लाइन ऑफ फोर्स से स्टार्ट करूंगा, तब वहां पे सारी चीजें आ जाएंगी। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। एप्सिलॉन को हमने बोला था कि दैट इज अ परमिटिविटी, ध्यान सुनना, एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या बोला था, परमिटिविटी फ्री स्पेस, सॉरी, ऑफ मीडियम। ये क्या था, परमिटिविटी, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं इसलिए मैं इसमें कुछ भी पढ़ा रहा नहीं हूं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सर ये सब आप पढ़ा चुके हो, अभी इसको क्यों लिखा रहे हो? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, ये क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैश रिलेटिव परमिटिविटी। क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि इसकी एक दो लाइन शायद से मुझे छूट गई थी, थोड़ा जल्दी था, मतलब ऐसा थोड़ी चीज़ें थी, मैं शायद थोड़ा जल्दी में था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक आध लाइन मुझसे छूट गई थी, तो मैं उस लाइन को कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है। ध्यान सुनो, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, दैट इज परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये इस वैल्यू से मैंने तुझे समझाया था कि यार एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, बताओ, के होता है। और मैंने बताया था, देखो एक काम करते हैं, अगले पेज पे सुनते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो मैंने तुझे बताया था कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से सुनना, अरे यार क्या हो रहा है, थिकनेस कुछ ज्यादा बढ़ गया, थिकनेस थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा। एप्सिलॉन,
अरे यार इसमें गड़बड़ी हो जाती है, थोड़ी आदत लग जाएगी तो सही रहेगा। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी होती है, के भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों इक्वल ही होता है, इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम होता है। ये सब कहाँ से आ गया सर बताता हूँ, वो छोड़ दो, ये ध्यान दे दो, इतनी बात ध्यान देनी होनी चाहिए कि एफ मीडियम जो होता था वो क्या था बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सॉरी यार, एप्सिलॉन इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये था तुम्हारा एफ मीडियम का। इट इज अ फॉर्मूला, जब दो चार्जेस जब मीडियम में रखे हो तो उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये था। अब ये क्या होता है देखो यहाँ पे, फोर्स ऑन वैक्यूम इन वैक्यूम दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ ना तो बोले यार, पक्का। चलो, तो अगर ये फॉर्मूला तुम ध्यान से देखने की कोशिश करो तो यहां तक मैंने पढ़ाया था लास्ट वाले टॉपिक में, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, मैंने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा दिया था। पर मैंने एक बताई थी, ये टॉपिक स्टार्ट ही तब होता है कि जब मैं बात करता हूँ कि चार्ज को वैक्यूम में रखा, एयर में रखा, मीडियम में रखा, दूध में रखा, दही में रखा, माइका में रखा, हनी में रखा, ऑयल में, पैराफिन ऑयल, केरोसिन, ग्लास में, वाटर में। जब चार्ज को वैक्यूम में रखा और जब चार्ज को मीडियम में रखा किसी और मीडियम में, तो फोर्स कम होता है ज्यादा होता है, ये बातें भी पता होनी चाहिए। तो मैंने, अगर तुमने वीडियो नंबर 1 देखा है तो तुम्हें यहाँ तक आता है और यहाँ तक आता है, ये मैंने लिखाया था, शायद ये मैंने बात उसके बारे में की नहीं थी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं फिर से इस बात को लिखना चाहूंगा, अच्छे से ध्यान से देखना, व्हाइट से लिखते हैं कि इस k इज इक्वल टू, तुम लिख सकते हो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू नहीं, इज इक्वल टू, और k एप्सिलॉन आर और k दोनों सेम ही होता है। ये एप्सिलॉन आर और k जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, जो हर मीडियम के हिसाब से उसकी वैल्यू फिक्स है, हर मीडियम के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इस बात को ध्यान दो, एप्सिलॉन आर इक्वल टू के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस फोर्स को जब देखोगे तुम, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन जो है वो एफ मीडियम को क्या है, इनवर्सली है, एप्सिलॉन नीचे तो एफ मीडियम ऊपर, तो एप्सिलॉन यहाँ पे ऊपर है तो एफ मीडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, एफ मीडियम क्या हो जाएगा बताओ, एफ मीडियम यहाँ पर नीचे हो जाएगा। अब ध्यान दो, एप्सिलॉन नॉट जो है वो, एप्सिलॉन नॉट जो है ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, नीचे, तो एफ मीडियम ऊपर, इनवर्सली रिश्ता है, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, नीचे, तो एफ मीडियम क्या है बताओ, एफ मीडियम, सॉरी एफ वैक्यूम क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर हो जाएगा। मैं डायरेक्टली तुम्हें सिखा रहा हूँ, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे नीचे तो एफ वैक्यूम ऊपर, तो ये नीचे था तो मैंने ऊपर लिख दिया, सिंपल। एप्सिलॉन क्या है, डायरेक्ट भी तुझे आना चाहिए, अरे हाँ ना तो बोले यार, तुझे डायरेक्ट आना चाहिए। एप्सिलॉन और एफ मीडियम इनवर्सली था तो मैंने इनवर्सली लिख दिया बस, और सिंपल। अगर इस फिर भी नहीं समझा तो एक काम करो, सिंपल सी कहानी है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम में करूंगा तो 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, तो एफ वैक्यूम, ध्यान देना, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम का जो रेशियो है वो क्या मिलता है, 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो ये हो जाता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ ना तो बोलो यार, यही चीज मैंने डायरेक्ट लिखना सिखा दिया कि यार एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल में ये वाली वैल्यू होती है, कौन सी, ये वैल्यू। और इसको देख करके तू ये कह सकता है कि सर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। बुक में दिया गया है कि फॉर वाटर के लिए जब दोनों चार्ज को उठा करके, देखो ये टॉपिक आया ही कहां से, जब मैंने यहां तक पढ़ाया था तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि फोर्स में मीडियम, चार्ज को जब मीडियम में रखा तो फोर्स कितना लग रहा है, मैंने बता दिया था 1/एप्सिलॉन, 4/एप्सिलॉन आ गया था, एप्सिलॉन आता है। जब चार्ज को वैक्यूम में रखा तो एप्सिलॉन नॉट आता है, ये बता दिया था मैंने। अगर बारीकी से ध्यान दो तो ये बात मैंने कर दी थी, बराबर, ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू है भाई, मेरे को लगा चालू तो नहीं, मैं डर गया ठीक है, तो हो जाती है कभी कई बार, ऐसा बहुत बार हुआ है जब मैं अपने चैनल पे मतलब रिकॉर्ड करता रहता हूँ, तो कई बार ऐसा मेरे साथ रिकॉर्डिंग के टाइम पे हुआ है कि यार मैंने कैमरे का बटन ही नहीं दबाया, चालू नहीं किया और
हो गया, तो चीज़ें हो जाती हैं, कई बार गड़बड़ी हो जाती है और आदमी सीखते रहता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो बारीकी से तुम अगर ध्यान देने जाओ तो ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताती है, बट ये रेशियो हमें ये बता सकता है कि कौन सा फोर्स ज्यादा, फोर्स वैक्यूम में ज्यादा या फिर मीडियम में ज्यादा, ये बताने वाला ये वाला रेशियो है। तो ध्यान से देखो, वाटर के लिए इसकी वैल्यू हमेशा हर मीडियम के लिए फिक्स होती है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 80 बताया हुआ है वाटर के लिए। तो ध्यान दोगे, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, शेप लूंगा मैं भी, शेप लूंगा, शेप लूंगा, शेप 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 शेप, कौन सा शेप लूँ? यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या बनता है भाई? कुछ नहीं है क्या ये? ठीक है, ये लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं नोट। इस बात को याद रखो। पिंक दिखाई दे रहा है कि नहीं यार? बराबर, ठीक। अब इसको मैं लिखता हूं यहाँ पर, देखो ध्यान से, अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे दिखाई देगा, मुझे ये देखने में कोई बुराई वाली बात नहीं है कि एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। और वाटर के लिए भाई साहब, वाटर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 80 है, तो एफ वाटर, जब मैंने चार्ज को वाटर में रखा, वाटर के साथ ही मैं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में सारे फोर्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो एफ वाटर इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है? 80 है, तो एफ वाटर। अब इसको देख करके तुम बता सकते हो, कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, कौन सा फोर्स कम है। क्या बता सकते हो? देखो, दिमाग लगाओ, देख के बता सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं यार तुम लोग? शायद ये यहाँ पे होता है करेक्ट, यहाँ पे ऐसा करना होता है। सही है, सही दिख रहा है, ठीक। तो भाई साहब बताइए कि एफ वैक्यूम ज्यादा है या फिर एफ वाटर ज्यादा है? कि जब मैं चार्ज को वैक्यूम में रखूंगा तब फोर्स ज्यादा होगा, या फिर पानी में रखूंगा तो फोर्स कम होगा? इसको देख करके तुम रिलेट कर सकते हो बचपन वाली बातें कि सर जब एक्स, अरे अभी तक उसी पे क्या, सर जब x इज इक्वल टू वाई बाई टू लिखा होता था, इसका मतलब y की जो भी वैल्यू है उसका आधा x आता है, तो x एक छोटी वैल्यू है y से, और y क्या है? y बड़ी हो जाती है, क्योंकि y इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ x। y मुझे तब मिलता है जब मैं x का डबल करूंगा, क्योंकि x का डबल है y, और y का आधा करने में मुझे x मिलता है, मतलब ये वैल्यू छोटी हो जाती है, ये वाली वैल्यू छोटी होती है y से। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर तुम ध्यान दोगे तो वैक्यूम में जो भी फोर्स होगा, उसी चार्ज, जिस चार्ज को मैंने वैक्यूम में रखा, जो भी फोर्स होगा मुझे नहीं पता, पर जब मैंने उसको वाटर में रखा तो 80 गुना फोर्स कम हो गया, 80 गुना फोर्स कम हो गया। ये मुझे समझ में आना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे तो, और अगर 80 को उधर लेके जाओगे तो वैक्यूम में फोर्स 80 टाइम्स बढ़ जाता है, तो फोर्स वैक्यूम जो है वो ग्रेटर देन फोर्स इन वाटर, फोर्स इन वाटर। इस बात को याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतनी लाइन थी जिसको मैं भूल गया था, मतलब कि ऐसा हो गया था कि मैं बेसिकली कॉल आ गया था घर से, तो मैं देखा मैंने, और 1 घंटे हो गया था शूट, तो वीडियो लंबा हो गया था, तो दिमाग में था कि यार बस अभी वाइंड अप करना है, 1 घंटे की वीडियो, पता नहीं बच्चे देखेंगे कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें मन में होती, तो कम टाइम का वीडियो बनाने, पर अभी से तो वीडियो के टाइम बढ़ेगा। जो बच्चा सीरियसली पढ़ना चाहता है, क्योंकि वो तो पढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो मैं साइड हो जाता हूँ, तुम नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। समझा कि नहीं यार? कमेंट सेक्शन में बताओ। अब अभी तक मैं सच बोलूं तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं और कुछ समझाया नहीं, मैं थोड़ी मोड़ी मैंने बातें करी, पूरा रिलेट था लास्ट लेक्चर के हिसाब से, बस और कुछ नहीं। ठीक है, लास्ट लेक्चर का पढ़ा तो अभी तो आता ही होगा। ठीक है, नोट्स बना लो। तो ये गाइस ध्यान दो, अब हम लोग पढ़ने वाले नया टॉपिक, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता के दिया था कि हम लोग लाइन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, गॉस लॉ की थोड़ी मोड़ी बातें कर लेंगे, तो तब जाकर के अपना टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। और आज मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा गॉस लॉ, फ्लक्स तक तो मैं पूरा का पूरा कर ही दूंगा, ठीक है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है।
अब बारीकी से बात को समझो कि जो लाइन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में देखना है। कौन से चार्जेस के बीच में अपने को लाइन ऑफ फोर्स देखना है? पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। पर ये जाने से पहले, ये डायग्राम को समझने से पहले जो हम लोग को थोड़ी सी एक बात और समझनी पड़ेगी, जो मैं समझाना चाहूंगा, जाहिर सी बात है। इस वाले स्लाइड में समझो बारीकी से। मैं यहाँ पे लिखता हूं कि यार लाइन ऑफ फोर्स, मेरा सवाल समझ लेना ध्यान से सुनना तो यार, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं पे दो बातें लिख रहा हूँ, दैट इज लाइन ऑफ फोर्स और दैट इज इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स, या फिर लाइन ऑफ फोर्स बोलो, कुछ भी, दोनों बातें एक ही है। और एक यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यार? अब मेरा सवाल सुन, ध्यान से सुनना मेरा सवाल। मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लाइन ऑफ फोर्स बनता है, या फिर लाइन ऑफ फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है? ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लाइन ऑफ फोर्स बनती है, या फिर लाइन ऑफ फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है? ये बातें तुझे पता होनी चाहिए। अरे तुझे समझा कि नहीं यार? हाँ ना तो बोलो यार, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लाइन ऑफ फोर्स बनता है, फिर लाइन ऑफ फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इस बात को बारीकी समझो। अगर बार मैग्नेट की बात करूं, मैं बार मैग्नेट की बात करूं, तो बार मैग्नेट के बारे में एन और एस पता है। बार मैग्नेट से क्या होता है कि एन से लेके लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलती है, एस में जाती है, एन से बाहर निकलेंगी, एस के अंदर जाएंगी। हाँ ना तो बोलो यार, एन से बाहर निकलेंगी और एस के अंदर जाएंगी, एन से बाहर निकलेंगी और एस के अंदर जाएंगी। और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है बताओ? इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है? S2N होता है, S2N इनसाइड द मैग्नेट। अगर तुम ध्यान से समझो, अगर मैं तुमसे एक बात बताऊं कि यार अगर आयरन पार्टिकल, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर आयरन पार्टिकल मैं यहां पे रखता हूं, ये आयरन पार्टिकल है, क्या ये अट्रैक्ट होगा यार? ये आयरन पार्टिकल है, और एक आयरन पार्टिकल यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, तो कौन कौन सा अट्रैक्ट होगा यार? ध्यान से सुनना। अगर तो बारीकी से ध्यान दे तो ये यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, पर ये वाला अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है या फिर मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है? जीरो है। अगर तू ध्यान से समझे तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ये जो लाइन ऑफ फोर्स है, उस लाइन ऑफ फोर्स का जो लास्ट वाला रेंज है, लास्ट वाली लाइन जो है वो क्या है? ये है। अरे हाँ ना तो बोले यार, तुझे समझा कि नहीं यार? बारीकी से ध्यान दे। लास्ट वाला लाइन ये है, और इस लाइन ऑफ फोर्स का लास्ट वाला लाइन क्या है? तो ऐसा माना जा सकता है कि ये जो लाइन है, क्या ये वही रेंज है जो फील्ड बता रही है? इस लाइन के बाहर अगर आयरन पार्टिकल रखा तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इस लाइन पे रख दिया तो थोड़ा मोड़ा अट्रैक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होगा थोड़ा मोड़ा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं पोल से दूर, अगर पोल से दूर रखता हूं ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल, आयरन पार्टिकल को, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाती है फोर्स कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, कुछ भी हो, डिस्टेंस को बढ़ाने पे दोनों कम हो जाते हैं। बात को समझ, यहाँ पे रखा तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे रखा तो अरे बाप रे, यहाँ पे रखा तो जुप करके चपक जा रहा है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि लाइन ऑफ फोर्स जो था, उस लाइन ऑफ फोर्स, जो लास्ट वाली लाइन ऑफ फोर्स थी, उसकी वजह से उसके बाहर रखा, उस रेंज के बाहर रखा, तो आयरन पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। पर जैसे ही मैं फील्ड के अंदर जाता हूं, रेंज में पहुंचा, तो फटाक से अट्रैक्ट हो गया। मतलब सर आप कहना चाहते हो कि लाइन ऑफ फोर्स की वजह से फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है लाइन ऑफ फोर्स की वजह से। ये बातें याद होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो लाइन, अब ये तो मैग्नेट की बात है, तो लाइन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये मैग्नेटिक फील्ड है। बट चार्ज में क्या होगा? चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इस बात को याद होनी चाहिए, ये बात तुझे पता होनी चाहिए कि भाई साहब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। इस बात को याद रखना बारीकी से। आया कि नहीं आया यार तुम्हें? पक्का? कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो अब ये कहानी पे समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो बचपन में तुम्हें बताया गया ना यार कि पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हुआ, नेगेटिव 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 रिपेल हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट हुआ, तो वो अट्रैक्शन लाइन ऑफ फोर्स की वजह से होता है और उसी की वजह से फील्ड बनता है। अरे हाँ ना तो बोले यार, तुझे समझा कि नहीं? बारीकी समझना कि जो पॉजिटिव वाला जो चार्ज है, उस चार्ज से नेगेटिव की तरफ जो लाइन ऑफ फोर्स जाती है वो ऐसे जाती है। ऐसा क्यों हो गया सर? मैं बताता हूं। ये पढ़ने से पहले
ये पढ़ने से पहले एक बात और जान लो, पता तो होना चाहिए ना सर जी पता तो होना चाहिए। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, कि कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, सिर्फ समझने के लिए। सिर्फ पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से फील्ड बनती है, फील्ड की वजह से कभी भी लाइन ऑफ फोर्स नहीं बनता, इस बात को याद होना चाहिए। बारीकी समझना इस बात को कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये चीज लिखने लायक है, जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, उस पॉजिटिव चार्ज के पास जो लाइन ऑफ फोर्स है, वो लाइन ऑफ फोर्स कैसे बाहर निकलती है पता होना चाहिए। इसके पास कैसी लाइन ऑफ फोर्स है ये तुझे पता होना चाहिए। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे बाहर निकलता है। सर अगर ध्यान से देखें तो ये एक रेडियली, रेडियस की तरह काम कर रहा है, एक रेडियली, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड। ये याद बात सुनी, बहुत बेसिक बात है कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स हमेशा बाहर निकलता है। याद रहेगा कि नहीं यार तुझे? हाँ ना तो बोल। रेडियली आउटवर्ड है, लाइन ऑफ फोर्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड रहेगा, बाहर निकलेगा। दूसरा याद होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो जो चार्ज है, ध्यान से सुनना, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकाल रहा है वो रेडियली है। क्योंकि क्यों ऐसा है? रेडियली वर्ड कहाँ से आ गया सर, ये बताइए। अगर तुम ध्यान समझो, किसी भी इमेजिनरी सरफेस को लेकर के अगर एक ऐसा बना दो तो क्या एक ऐसा गोला बन जाएगा? अगर एक ऐसा बॉर्डर बना दिया गोला, तो क्या ये एक रेडियस के जैसा काम करेगा? ये सेंटर चार्ज सेंटर के जैसा काम करेगा? रेडियस चार्ज इतना बड़ा थोड़ी ना होता, चार्ज तो ऐसे ही होगा, छोटा सा चार्ज। लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बाहर है, लाइन ऑफ फोर्स बाहर है, तो यहाँ पे ये रेडियस के जैसा काम कर रहा है, इसलिए रेडियली, और ऐसा बाहर जा रहा है इसलिए रेडियल आउटवर्ड, इसलिए रेडियली आउटवर्ड, इसलिए रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक, चलो अब बारीकी से इस बात को समझो, बारीकी से, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेडियली आउटवर्ड है, इस बात मेरे को समझ में आ गई। एक बात और, ये जो लाइन ऑफ फोर्स है हमेशा क्या होता है? नेवर इंटरसेक्ट। ऐसा नहीं कि ये दोनों, ये बाहर निकला तो इधर ही जाएगा, ऐसा नहीं कि आपस में जाके बाद में मिल जाएंगे। तो नेवर इंटरसेक्ट, ये बात याद होनी चाहिए, नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी आपस में टक्कर नहीं खाएंगे। कौन? लाइन ऑफ फोर्स। कौन? लाइन ऑफ फोर्स। दूसरा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कि एक सरफेस है, जैसे ये सर्कुलर सरफेस, यहाँ पे चार्ज को फैलाया हुआ है, लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बाहर जाती है, तो इस सरफेस को ये परपेंडिकुलर होती है, ये बताने की कोशिश की गई है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। दूसरी बात, चलो ये बात जैसी समझ में आ गई अपने को, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड नेवर इंटरसेक्ट, ये दो बातें लाइन ऑफ फोर्स के बारे में याद रखना। मैं लाइन ऑफ फोर्स के बारे में और भी बातें लिखा दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं और भी चीज़ें लिखाऊंगा। 12th वाले में जब 12th स्टार्ट करेंगे तो मैं लिखा के पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा। सिंपल है। अब हम लोग को ये, अच्छा ये अब हो गया पॉजिटिव वाला ना, पॉजिटिव वाला हुआ, पॉजिटिव वाला हुआ। अभी हम लोग को नेगेटिव वाला समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं नेगेटिव वाला, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव चार्ज कैसा करता है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा, ये नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कैसे लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करता है ये भी पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से नेगेटिव चार्ज हमेशा इनवर्ड होता है, मतलब लाइन ऑफ फोर्स उसकी तरफ आती है। सेम डायग्राम बट एरो उल्टा कर दो बस। रेडियली इनवर्ड, यहाँ पे जो लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या है? रेडियली इनवर्ड है। और ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएगा, नेवर इंटरसेक्ट टू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है रेडियली इनवर्ड। अगर ये सवाल पूछ ले कि सर एक सिंगल चार्ज, जैसे मान लेते हैं एक कॉलम का चार्ज तो बहुत बड़ा चार्ज होता है, पर अगर मैं मान लूं कि 0.5 कॉलम हो गया, 0.3 कॉलम हो गया, कुछ भी छोटा चार्ज जो भी है, वो चार्ज कितने लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है? तो माय डियर फ्रेंड, लाइन ऑफ फोर्स एक बिहेवियर होता है। तो मैं एक फील कराता हूँ, अगर एक बात बताता हूँ, लाइन ऑफ फोर्स को देखा तो नहीं गया,
अगर तूने मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट देखा हो तो एक ऐसा स्टैंड लगा होता था, उस स्टैंड पे एक यहाँ पे एक क्लिप होती थी, ऐसे क्लिप होती थी। अब इस क्लिप पे क्या होता था कि ऐसा एक कार्डबोर्ड, एक ऐसा कार्डबोर्ड लगा होता था। मैग्नेट मैग्नेट के केस में चीज़ें ज़्यादा बारीकी समझ में आती है, इलेक्ट्रिक वाले तो ये तो नहीं समझना, थोड़ा मुश्किल होता है। इलेक्ट्रिक वाले में क्या होता है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है, बात ये होती है प्रॉपर एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक वाले में। बट इसमें कैसा है कि कार्डबोर्ड वाले में क्या होता है कि मैग्नेट वाले में थोड़ा आसानी समझ में आ जाता है। मैग्नेट वाले में क्या किया था, यहाँ पे ऐसा होल कर दिया था, होल करके क्या किया था उन्होंने, ऐसा एक वायर यहाँ से निकाल दिया था, यहाँ से एक ऐसा वायर पास करवा दिया था होल में से। अब इस वायर में से क्या कर दिया था ना, ध्यान सुनना, इस वायर में से क्या कर दिया था, ऐसे करंट पास करवाया था। अब तुम्हें तो पता ही करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये बताया गया था कि यहाँ पे ऐसे आयरन के पार्टिकल ऐसे रैंडमली क्या कर दिया, ऐसे फैला दिया गया था। जब करंट जीरो था तो कुछ भी होता, ऐसे रैंडमली था। और यहाँ पे ऐसे बैटरी लगा दी गई थी, बैटरी को उल्टा करंट ऐसे दौड़ा दिया तो बैटरी को ऐसे लगा देता हूँ। बैटरी करंट ऐसे दौड़ के जब ऐसे ऊपर गया, जब बटन चालू किया, तो बटन चालू, बटन अभी तक चालू नहीं है, बटन अभी तक चालू नहीं, तो करंट जीरो, तो कुछ हो नहीं रहा है। मैंने आयरन पार्टिकल को रैंडमली फैलाया है। लाइन ऑफ फोर्स की एग्जिस्टेंस होती है, इस बात को फील करवाने के लिए मैं तुझे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या किया था। मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट बचपन में पढ़ा ही है, 10वीं में, 10वीं का एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कि उसमें ऐसे स्टैंड लगा ले लिया था और स्टैंड पे से क्लिप लगा के कार्डबोर्ड लिया, पेपर, उसमें से होल करके वायर लगा दिया, दोनों साइड बैटरी लगा दी, बटन बंद है। मुझे पता है कि करंट दौड़ेगा अगर तो बी बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मुझे पता है। जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ाएंगे, आई के ऐसे बी बनता है। तो अगर ध्यान से समझो तो ये होल किया और मैंने आयरन पार्टिकल ऐसे ऊपर, ऐसे पेपर के ऊपर ऐसे फैला दिए। भाई साहब, बार मैग्नेट का तो मुझे पता है कि लाइन ऑफ फोर्स एन से बाहर निकलेंगे, एन से एस, एन टू एस और अंदर एस टू एन। पर एक वायर, एक स्ट्रेट वायर जब मैग्नेटिक फील्ड को, करंट को पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल बनती है, सर्कुलर। ये चीज पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। और जब करंट फ्लो हुआ भाई साहब, कमाल हो गया। जब मैग्नेटिक फील्ड बनी तो सच में इस कार्डबोर्ड पे ऐसा बिहेवियर देखा गया। ये जो जब करंट फ्लो हुआ था तो जितने भी आयरन पार्टिकल रैंडमली ऐसा फैला दिया गया था, वो अपने आप ऐसा गोल गोल में ऐसा घूमने लग गए। वो आयरन पार्टिकल जो थे वो क्या हो गया, ऐसे गोल गोल। इसका मतलब ये है कि फील्ड जो था, फील्ड के पास लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड के पास लाइन ऑफ फोर्स है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी लाइन ऑफ फोर्स है। तो जो लाइन ऑफ फोर्स है उसका बिहेवियर कुछ ना कुछ तो होगा ना, उसका डायरेक्शन होगा, कुछ उसका शेप हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये सर्कुलर था, जिसकी वजह से आयरन पार्टिकल पूरे ऐसे गोल गोल होने लग गए। तो रियलाइज हुआ कि हाँ, लाइन ऑफ फोर्स जो होता है, जब वायर के अंदर जब करंट दौड़ेगा तो लाइन ऑफ फोर्स हमेशा सर्कुलर होगी। ये बात स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर नहीं, स्ट्रेट वायर में ये कहानी थी। इट मीन्स ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर फील कराना होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को, तो वहां पे पेपर का जो वो था, वो लोग हम लोग अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहां पे वो लाइन ऑफ फोर्स कैसे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आमने सामने आने के बाद कैसे बिहेव करते हैं, और उन लाइन ऑफ फोर्स की वजह से ही अट्रैक्शन और ये रिपल्शन पॉसिबल होता है। तो ये चीज को हम लोग को पढ़ने के लिए हम लोग को यहाँ पे जाने की जरूरत है। यहाँ पे चलते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो, अब इस डेटा के अनुसार तो तुम्हें पता लग गया है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, इनवर्ड होता है लाइन ऑफ फोर्स, और पॉजिटिव में आउटवर्ड होता है। ठीक है, ये सरफेस अगर मैं ना बनाऊं तो भी चलता है, मैं तो रेडियली आउटवर्ड समझाने के लिए मैंने बनाया। और अगर ये सवाल आ जाए कि एक चार्ज कितना लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसके बिहेवियर होती है, मैग्नेट वाले में मैंने प्रूव करवा दिया, यहाँ वाला भी होता है, हमारे वाले टाइम में एक्सपेरिमेंट लेके आएंगे तो समझाएंगे। बट यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स कितना नंबर प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए, दोनों के लिए सेम आंसर है, दैट इज इनफाइनाइट। हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं। यार चार्ज को तो तू देख ही नहीं पा रहा है, टच नहीं कर सकता, तो तू कहाँ से काउंट कर लेगा, जाहिर सी बात है। मैं चलो एग्जांपल देता हूँ कि तू अपने बाल को काउंट कर सकता, बाल को टच कर सकता है ना, बाल का मास है, कुछ तो मास है भाई, टच कर पा रहे हो। तुम इसको नहीं काउंट कर पा रहे तो उसको कैसे काउंट कर पाओगे। तो नंबर ऑफ हेयर्स तो हम लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं, काउंटलेस है भाई।
हाँ ना तो बोल। हो सकता है कि कल को कोई ऐसा आए इंजीनियर जो, या फिर कोई ऐसा दिमागदार डिस्कवरी हो जाए कि भाई मशीन, जैसे पैसे गिनने की मशीन्स होती हैं वैसे ही बाल, हेलमेट लो और सेंसर आपके बाल को काउंट कर लेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा करने के लिए तो हो सकता है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इट हैपन्स मे बी इन फ्यूचर, बट अभी के लिए तो इट्स स्टिल पॉसिबल नॉट, इट्स स्टिल नॉट पॉसिबल। तो अभी तक क्या याद रखना है, सिर्फ पॉजिटिव से लाइन ऑफ फोर्स बाहर जाती है और नेगेटिव से लाइन ऑफ फोर्स अंदर जाती है, सिर्फ इतना याद रखना है। इस बात को याद रखते, मद्देनजर रखते हुए यहां पे अगर बात को यहां पे लॉजिक को लगाएं तो मतलब सर पॉजिटिव वाली लाइन ऑफ फोर्स, सर लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकल जाएगी सर आपके कहने के अनुसार। यस बात सही है, यहां से भी बाहर निकल जाएगी सर, ठीक है, यहां से भी बाहर निकल जाएगी सर। सर जो फेस, इसका जो फेस नेगेटिव वाले के सामने है, जब यहां से लाइन ऑफ फोर्स ऐसे सीधा सीधा जा रहा था तो इसने अट्रैक्ट कर लिया, बोलती इधर आ इधर आ इधर आ, आजा 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 आजा, तो ये ऐसे बेंड होकर के ऐसे चले जाता है। हाँ ना तो बोल यार, समझा कि नहीं? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने अट्रैक्ट कर लिया। जब ये ऐसे ऐसे जा रहा था तो इसने बुला लिया, बोलती इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, अट्रैक्ट हो गया ये ऐसे। तो मतलब एक बात समझ में आ रही सर, पॉजिटिव से लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। देखो ध्यान से, पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में जा रहा है, तो दोनों केस सेटिस्फाई हुआ कि नहीं यार? नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, ये बात फॉलो होनी चाहिए डायग्राम में। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना दूं, चलो अच्छे से बना दूं, चलो ठीक है। और अच्छे बेहतरीन तरीके से बना देता हूँ। पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में निकलेगा नेगेटिव में जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ सर, सर इनके पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही लाइन ऑफ फोर्स है। अभी मैं दो दो दिखा रहा हूँ ताकि समझने के लिए, बनाने के लिए तो बहुत सारा बना सकते हैं। अच्छा पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में जा रहा है, इस बात को याद रखना है। सीधा भी जाएगा ना भाई, सीधा भी तो जाएगा। एक बात बताओ सर, इस पॉजिटिव के पास सिर्फ इतना ही लाइन ऑफ फोर्स है क्या? ऐसे बहुत सारे हैं, तो यहाँ से निकल रहा होगा वो बाहर, ऐसे बहुत सारे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सब यहाँ वाला घूम के उतना थोड़ी ना जाएगा, सब सामने सामने पड़ रहा है वो घूम के जाएगा। अरे बात समझ में? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सर इतने ही लाइन ऑफ फोर्स इसके पास आएंगे क्या? नहीं, बहुत सारे आ रहे होंगे, तो यहाँ से भी आएंगे। इन दोनों का जो क्या क्या हो रहा है वो मैंने इन दोनों के सामने सामने दो दो लाइन से दिखा दिया, 3 लाइन से। ऐसे बहुत सारे अंदर यहाँ से भी जा रहे होंगे, यहाँ से भी सीधा अंदर जा रहे होंगे। क्या तुझे समझा कि नहीं यार? अगर तो ध्यान से देखे तो क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं यार? इट इज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्शन, है ना तो बोल। और अगर ध्यान से देखोगे तो लॉन्जिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव में ये बोल दिया जाता है कि इस लाइन ऑफ फोर्स के इस बिहेवियर के कारण अट्रैक्शन होता है। अरे हाँ ना तो बोल यार, पक्का। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव, ध्यान सुनना, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होता है ना, ये दोनों भाई होते हैं। अब दोनों भाई शादी के बाद क्या करते हैं, उनकी बीवी जो होती हैं वो दोनों भाइयों के बीच में फूटन डाल देती हैं। तो भाई जो पापा होते हैं वो आमने सामने वाला बंगला दोनों को दे देते हैं। तो भाई साहब ये इसकी भी बोल रही है बाय टाटा, इसकी भी, तो दोनों ही सेम टाइम पे गेट से बाहर निकलते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ध्यान सुनना, दोनों ही सेम टाइम में गेट से बाहर निकले, दोनों ही सेम टाइम में गेट से बाहर निकले। अब एक दूसरे के दुश्मन हो गए दोनों भाई, तो देख करके गुस्से से रास्ता बदल देते हैं ये लोग, ऐसे चले जाते हैं। ये देख करके गुस्से से रास्ता बदल देंगे, इधर से आया देख कर गुस्से से रास्ता बदल दिया, इधर आया देख करके गुस्से से रास्ता बदल दिया, इधर से रास्ता बदला, इधर से रास्ता बदला, इधर से रास्ता बदला, इधर से रास्ता बदला। हाँ ना तो बोल यार, ध्यान सुनना। तो रास्ता बदलने के कारण तुम्हें ये बात समझ आई होगी कि यहां से भी लाइन ऑफ फोर्स बहुत सारे बाहर जाएंगे, यहां से भी बहुत सारे जाएंगे बाहर, यहां से भी बाहर जाएंगे, यहां से भी बहुत सारे बाहर जाएंगे, यहां से भी बहुत सारे बाहर जाएंगे। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो तुम्हें 11th में तुम्हें ये डायग्राम पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई होगी, पर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें कोई हार्ड वाली बात, सिर्फ और सिर्फ उसके चार्ज के बिहेवियर को समझना होता है। पॉजिटिव से निकला, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दूर चले गए, झगड़ा हो चुका है, हाँ ना तो बोले यार, रास्ता बदल दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? ऑफिस पे गए ना ये लोग, ऑफिस में गए, पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक लैटरल प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि नहीं? लैटरल मतलब हॉरिजॉन्टल प्रेशर,
लेटरल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है कि नहीं, लेटरल प्रेशर एग्जर्ट होने के कारण ध्यान दोगे तो तुम्हें दिखाई देगा ये लोग रिपल्शन करते हैं। तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसा है जिसके कारण रिपल्शन हो रहा है, हाँ ना तो बोल यार। तबीयत डाउन है इसलिए थोड़ा मैं एनर्जी कम लगा रहा हूँ आज। रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, अब वो दोनों जो है घर, अब ऑफिस गए तो घर पे तो आएंगे ही ना, तो वापस जब घर पे आएंगे तो बीबी यहाँ इंतजार कर रही होंगी, तो दोनों एक दूसरे को रास्ते में मिल जाते तो वापस ऐसे आ जाते हैं। भाई साहब सेम डायग्राम पर एरो उल्टा कर दो बस, एरो उल्टा, क्योंकि इनवर्ड एरो ना, इनवर्ड नेगेटिव चार्ज के पास एरो उल्टा, हाँ ना तो बोले यार, समझा कि नहीं। देख मैंने कुछ नहीं, मैंने बहुत आसान तरीके से बताया। मैंने बोला पॉजिटिव में आउटवर्ड, नेगेटिव में इनवर्ड, बाकी थोड़ी मोड़ी बातें बता दी। इंटरसेक्ट नहीं होता, टुवर्ड द सरफेस, इनफाइनाइट होता है नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, काउंटिंग, इट्स अ नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ LOF। दूसरा ध्यान दोगे तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव में वही बिहेवियर को ऑब्जर्व किया कि यार पॉजिटिव से बाहर निकलेगा तो अट्रैक्ट करवा लेता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो अट्रैक्शन होता है, लेटरल प्रेशर एग्जर्ट होगा तो रिपल्शन होता है, हाँ ना तो बोले यार। ये और ये डायग्राम में सेम है, सिर्फ एरो उल्टा हो जाता है, ये दोनों सेम ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे सिर्फ इतने आ रहे होंगे, नहीं यहाँ से भी आ रहे होंगे ना, सिर्फ बहुत सारे लाइन ऑफ फोर्स आ रहे होंगे, तो वो दिखाने की कोशिश की जाती है। हाँ ना तो बोले यार, क्या इसमें कोई बुराई वाली बात है, ठीक। तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा आसान था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आई थिंक सिर्फ मैंने इस चीज़ को, मेरे को इधर बनाना था, इसको इधर बनाना था, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आसान है कि नहीं यार, हाँ ना तो बोल, तुझे समझा कि नहीं यार, पक्का। मैं साइड हो जाता हूँ, नोट्स बना ले। हो गया, ठीक है, नोट्स बना लिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक पूरी कहानी समझ में आ गई है। अब वक्त आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ने का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ी मोड़ी थ्योरी बता दूंगा और 2-3 फॉर्मूले बताऊंगा अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। फिर जाएंगे फ्लक्स पे। ये वीडियो फ्लक्स पढ़ाते ही खत्म हो जाएगा, फ्लक्स और गॉस लॉ, उसके जो भी फॉर्मुलेज हैं वो पढ़ाते ही वीडियो को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे जिंदगी में। अगले वीडियो में मिलेंगे 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। अगले वीडियो में 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। लाइन ऑफ फोर्स अच्छे से पढ़ा दिया। पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स बाहर जाती है, नेगेटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स अंदर आती है। नेगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड, और वहां पे रेडियली आउटवर्ड। इन दोनों को कॉन्सेप्ट को मिला करके जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब आमने सामने आए तो ये बाहर जा रहा था, इसने अट्रैक्ट करवा लिया। इट मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव लाइन ऑफ फोर्स, पॉजिटिव से बाहर निकला नेगेटिव के अंदर गया, पॉजिटिव से बाहर निकला नेगेटिव के अंदर, ऐसे बहुत सारे लाइन ऑफ फोर्स अपने अपने से बाहर निकल गए। और वो डायग्राम से हम लोग को ये रियलाइज हुआ कि यार कॉन्ट्रैक्शन के कारण, इन लाइन ऑफ फोर्स के ऐसे बिहेवियर के कारण अट्रैक्शन पॉसिबल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में। और उसके ऊपर के अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, और हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया, मतलब बराबर, सॉरी, हम लोगों ने बिहेवियर समझ लिया लाइन ऑफ फोर्स का। उसके बाद पॉजिटिव और पॉजिटिव का बिहेवियर समझा, नेगेटिव नेगेटिव का बिहेवियर समझ लिया हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लाइन ऑफ फोर्स। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी मोड़ी थ्योरेटिकल चीजें हैं, थोड़ी मोड़ी थ्योरेटिकल थ्योरी। 3 फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के बताऊंगा बहुत ही मजेदार तरीके से, जो 11th का ही चल रहा है अभी तक, ऐसी बात नहीं कि 12th का स्टार्ट किया है। देखो ये सब इसलिए पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पे कि तुम्हें 12th का पढ़ने से पहले ये सब तुम्हें रिवाइज होना चाहिए और तुम्हें ये सब आना ही चाहिए। अगर तुम्हें ये सब नहीं आता तो जाहिर सी बात है तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। अरे बस में ध्यान दो। पर आज इसमें 11th का पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। जो वीडियो नंबर 3 होगी उसमें पूरा का पूरा 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो जाएगा। टॉपिक नंबर 1 से, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पहली थियरी जो कहती है वो कहती है कि the region around a charged object in which Coulomb force experienced by a charge is called the electric field। दूसरा मैथमेटिकल थियरी मेरे को ज्यादा पसंद आती है और मैं आज तक मैंने इसी को याद रखा है, उतना ज्यादा काम भी नहीं आता, बट हाँ चीजें पता होनी चाहिए भाई। और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। मतलब ये काफी ज्यादा आसान है भाई, है तो दोनों सेम ही, कि अगर कोई चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है तो उसी को मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहूंगा। इसका बोलने का मतलब ये कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं एक सिस्टम है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि एक ऐसा एक सिस्टम है, बराबर, ऐसा एक बॉर्डर बना दिया, एक सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, बट एक जो चार्ज है, एक चार्ज को पकड़ के चलते हैं,
ये जो चार्ज है ये किसी तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो फोर्स अट्रैक्शन वाला हो, रिपल्शन वाला हो, जो भी हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता। पर अगर ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं कि इफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज, या फिर कोई भी चार्ज अगर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये मैथमेटिकली, मतलब मैथमेटिकली सेकेंड लाइन से क्या मिल गया, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू मिल गया। क्या मिल गया, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इक्वल टू एफ अपॉन क्यू से अपने को पता लगता है कि इसका जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन अपॉन कोलम हो जाएगा, दैट इज एनसी इनवर्स। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आसान है बहुत ज्यादा। इक्वल टू एफ बाई क्यू, कोई बुराई है क्या इसमें। सेकंड वाला, सर अब फर्स्ट वाले की बात करो, फर्स्ट वाला क्या बोलता है, फर्स्ट वाला बोलता है एक ऐसा रीजन जहां पे चार्ज ऑब्जेक्ट, जहां पे चार्ज ऑब्जेक्ट हो इन विच कोलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि ऐसे दो चार्ज मान लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर मैं मान लेता हूं कि क्यू नॉट की वजह से अगर क्यू एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जाहिर सी बात है अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और ये रिपल्शन ऑफ फोर्स क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है, कहीं ना कहीं ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है लाइन ऑफ फोर्स की वजह से। लाइन ऑफ फोर्स की वजह से क्यू नॉट से निकला हुआ लाइन ऑफ फोर्स इसको रिपेल करता है, इस क्यू को। तो ये क्यू एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये जो क्यू है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उसे उसे भी यही लिखेंगे, दैट इज कोलम फोर्स। अब ये कौन सा फोर्स है, एक तरीके का कोलम फोर्स है, रिपल्शन वाला, जो कोलम्स लॉ ने बताया था हम लोग को, बराबर। उस हिसाब से भी ये फॉर्मूला बनता है, दैट इज क्यू। इस लॉजिक के अनुसार मैं चीज़ों को थोड़ा ऐसा बताता हूँ। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मैं भी जूम कर दूंगा, मैं पहले समझा देता हूँ। इस लॉजिक के अनुसार ये कहता है कि इसमें जो आप फोर्स निकालोगे वो कैसा होगा बताओ, वो ऐसा होगा, मतलब फोर्स जो होगा कोलम फोर्स तो यही होगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल यही होगा। अब भाई कहीं ना कहीं जो मैथमेटिकल जो डिफिनेशन है वो बोलता है इक्वल टू एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताने वाला इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये सेकंड वाला डिफिनेशन सेकंड लाइन बोलता है। तो इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगी, के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और एफ, ये एफ की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, अपॉन में कौन है बताओ, अपॉन में ये वाला अपॉन में क्या है, क्यू है यहाँ पर, हाँ ना तो बोले यार। तो ध्यान से देखे तो मैंने एफ की वैल्यू पुट करी यहाँ पर, और फिर ये जो क्यू है इस क्यू को मैंने वन अपॉन क्यू दिखा दिया, तो ये क्यू और क्यू कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर बारीकी से ध्यान से समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे Q और Q कैंसिल हो गया, Q और Q क्या कैंसिल हो गया, क्योंकि मैंने Q नॉट की वजह से Q के ऊपर फोर्स चेक किया था। बात को याद रखना, Q नॉट की वजह से Q के ऊपर फोर्स चेक किया और वो फोर्स एक कोलम फोर्स था, और वो फोर्स वो कोलम फोर्स था, पर Q नॉट की वजह से लगने वाला Q के ऊपर का फोर्स था। जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q, जिसके कारण F इक्वल टू ये फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले को इस डेफिनेशन मैथमेटिकली में पुट किया तो Q और Q कैंसिल हो गया। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाने वाला था वो Q नॉट ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस Q को फील करवाया था कि तू मेरा फोर्स फील कर। पता नहीं तुझे समझा कि नहीं यार, हाँ ना तो बोल भाई साहब। इस Q नॉट के कारण Q करके इसने एक फोर्स फील किया, दैट इज रिपल्शन, F कोलम फोर्स, उसकी वैल्यू ये होती है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में पुट कर दिया तो ये Q और Q कैंसिल हो गया। इस फॉर्मूले से पता लगता है कि Q नॉट ने की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज ने, Q ने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया था। अरे हाँ ना तो बोलो यार, आई होप तुम्हें समझा। नोट्स बना लो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये तुम्हारे लिए काम की चीज़ है, ये भी काम की चीज़ है, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलता है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तुम्हें पूरा दिखाई तो दे रहा है ना यार, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट क्या करता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ तुम्हारे लिए, तो ताकि तुम इसको लिख पाओ बहुत ही सही तरीके से। तुम सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम पहले, ले लिया ये जूम वाला पार्ट का, फिर ये वाले पार्ट को मैं उधर कर देता हूँ।
चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने हिसाब से लिख लो। कुछ किया नहीं है इसमें, मैंने कुछ भी लिखा नहीं बहुत। मैं अगर इसको बहुत मतलब साफ सुथरा लिख के दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूंगा, साफ सुथरा लिख के दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, चाहिए तो साफ सुथरा मैं ऐसे लिख देता हूँ। क्यू और क्यू नॉट, क्यू और क्यू नॉट के बीच में जो फोर्स होगा, जब क्यू नॉट ने जब उसको क्यू को धक्का दिया तो क्या हो जाएगा बताओ? F इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये मुझे पता है, ठीक है। कोलम फोर्स मेरा, ये मेरा कोलम फोर्स कहलाएगा। अब ये चार्ज ने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो चार्ज एक्सपीरियंस बाई ए कोलम फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फॉर्मूले की मदद से कोलम फोर्स की वैल्यू पुट करो, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये साइड में 1/q, क्यू और क्यू कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आना तो बोलो यार, बस इतना ही है, सिर्फ इतना। बहुत ही आसान तरीके से बातें समझ में आ जानी चाहिए, सिंपल है। चलो अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, मैंने वही लाइन लिखा था, मैंने जो मैंने वहाँ पे क्यू इंटू क्यू नॉट ले लिया। मैंने सोचा था कि मैं इसको ऐसे बताऊंगा, ये कैपिटल क्यू ले लूंगा और क्यू ले लूंगा, मैं उसको हिसाब से बताऊंगा, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, वही वाला हो गया। वो पार्ट 2 3 कंप्लीट हो गया, उसमें दिक्कत नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम्हें कैसे याद रखना है? सर आप बताओ कैसे याद रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सी, जब भी कोई चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो फोर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइन ऑफ फोर्स की मदद से होगी। बिना लाइन ऑफ फोर्स की कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला नहीं है। तो अगर कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो एक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से हो रहा होगा। हो सकता है वो किसी और चार्ज का हो, अनदर चार्ज हो, दूसरा चार्ज हो, सिस्टम में हो, किसी और के फील्ड में घुस गया हो लाइन ऑफ फोर्स। आ रही बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? सिर्फ इतनी सी बात है, बहुत ही आसान तरीके से ये बात को आ जानी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला फॉर्मूला था, ये पहला फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, दैट इज एनसी इनवर्स। ये तुम्हारा हो गया, ये एन न्यूटन पर कूलम, दैट इज एनसी इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है देख लो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? L1 M1 T⁻²। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है देख लो, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू Q/T। उसके अनुसार तुझे पता होना चाहिए कि करंट का हम लोग डायमेंशन वाइज लिखेंगे एम्पियर, टाइम को T लिखते हैं। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा? A1 T1, A1:1 एंड T1:1। तो इसका जो डायमेंशन हो गया वो क्या हो गया? L1 M1 T⁻³ A⁻⁻1। So this is the dimension of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि F के पास डायरेक्शन है तो इसके पास भी डायरेक्शन होगा। हाँ ना तो बोलो, क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी होती है, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद दूसरी थ्योरी देखते हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला उन्होंने ये भी देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला उन्होंने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कोई एक चार्ज, जैसे मैंने बताया था ना, अभी क्यू नॉट ले लो या फिर क्यू ले लो। जैसे मैं बोल देता हूँ कि अगर मैं बोलता क्यू नॉट और क्यू की वजह से क्यू नॉट ने कितना धक्का खाया, तो क्यू नॉट कैंसिल होता तो क्यू बचता। सिंपल सी बात है। एक ये फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो एक ऐसा होता है, उसका टॉपिक होता है प्रैक्टिकल वे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर तुम ध्यान से समझो, प्रैक्टिकल वे, भाई साहब अब तक ये सब थ्योरेटिकल चल रहा था एक तरीके से। सर प्रैक्टिकल तरीका आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का, तो कैसे करेंगे? तुझे समझा कि नहीं यार ये सब? हाँ ना तो बोल यार, पक्का कमेंट सेक्शन में बोला यार, थोड़ा कमेंट करके बताओ यार क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं चीजें? ध्यान सुनो। प्रैक्टिकल वे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि अगर मैं 2 प्लेट लगा लूं, मैं 2 प्लेट लगा लेता हूं, ऐसे 2 प्लेट ले लो, कॉपी कर लेते हैं इसको, कैसा होता है कॉपी, वही मैं सोच रहा हूँ। हला यही दिक्कत है इसका, तो दूसरा बना लेता हूँ इससे अच्छा। ऐसा मैंने अपने प्लेट ले ली,
प्लेट लेने के बाद हम यहाँ से ऐसा वायर लेंगे, वायर लेके ऐसा यहाँ पे लगा देंगे, ऐसा एक वायर लगा देंगे, बराबर। प्लेट ले ली। कहानी के अनुसार ये बताया जाता है कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे प्लेट पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। ये जो होता है वोल्टेज होता है V और ये चार्ज प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है D। आगे जाके यही प्लेट कैपेसिटर बन जाता है बाद में, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेम कहानी सुनने को मिलेगा, ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। D ये हो जाता है डिस्टेंस, D हो जाता है। प्लेट पे चार्ज यहाँ पे अपने को फैला हुआ दिख रहा है। वोल्टेज जब इस D पे लगता है, जब ये वोल्टेज अप्लाई होता है इस D पे, तो यहाँ पे एक फील्ड बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो इसके अंदर अगर मैंने कोई भी सिस्टम में चार्ज रखा, अगर मैं सिस्टम में कोई चार्ज रखता हूं, सिस्टम में कोई चार्ज रखता हूं Q, तो ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस सिस्टम को, मैं जो चार्ज है ना, उस चार्ज को मैं ऐसा बोल देता हूँ, मैं चार्ज को क्या बोल देता हूँ? मैं चार्ज को बोल देता हूँ, मान लेते हैं माइनस। क्या बोल देता हूँ? माइनस। अगर मैं माइनस चार्ज बोल देता हूँ, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैंने इसको माइनस चार्ज बोला, मैंने इस पॉइंट पे रखा, जब तक करंट जीरो है भाई साहब, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तभी तो फील्ड बनी। करंट फ्लो होने के कारण और ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो बैटरी होती है, बैटरी क्या क्रिएट करता है? ये जो बैटरी होती है, वोल्टेज होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया इतने डिस्टेंस पे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। सच बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही आने वाला है। हम लोग मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला ये आएगा, दैट इज डिस्टेंस पे वोल्टेज लगा, डिस्टेंस पे वोल्टेज तो फील्ड बन गई, डिस्टेंस पे वोल्टेज तो इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ना, तो बोल, डिस्टेंस पे वोल्टेज तो इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात, ठीक है। एक बात समझो, कहानी आसान तरीके से बताने के लिए ये। अब ये जो पॉइंट है, जो चार्ज है, ये चार्ज के ऊपर वक्डन होगा। क्या होगा? वक्डन। ये चार्ज कहाँ पे जाएगा? ऐसे जाएगा। हाँ ना, तो बोल यार, ये ऐसे मूव कर जाएगा। जब ऐसे मूव करेगा तो कहीं ना कहीं वक्डन कर रहा है, ये चार्ज वक्डन कर रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वोल्टेज अप्लाई हुआ। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसने वक्डन किया, जाहिर सी बात है, चार्ज वक्डन कर रहा है। हाँ ना, तो बोल क्यों? क्योंकि अच्छा, वक्डन हुआ मतलब कहीं ना कहीं ये फोर्स, इसके ऊपर फोर्स लगा। फोर्स कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही फोर्स लगा है और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ ना, तो बोलो। और यहाँ पे वक्डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इससे? वक्डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। मैं बहुत ज़्यादा डिफ में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ऊपर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल समझो, प्लेट लगाया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो गया, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाता है। डिस्टेंस D पे V लगाया, डिस्टेंस D पे V, यही फॉर्मूला अपने को प्रूफ करना है, ये लाना है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर प्रैक्टिकल वे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया था। अब अगर ध्यान से समझोगे तो इस चार्ज के ऊपर वक्डन होता है जब पोटेंशियल अप्लाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई होता है, वक्डन होता है। एक वक्डन ये हो गया, एक वक्डन हो गया थ्योरेटिकल, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जो क्लासिकल वाला पार्ट में, कि इस चार्ज ने इस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस बैटरी के कारण एक फोर्स फील किया होगा, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस हुआ। अरे हाँ ना, तो बोलो यार, तुझे आया कि नहीं आया यार? कि जो चार्ज है, ये चार्ज फोर्स फील करने की वजह से, फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से ऐसे डिस्प्लेस हो गया। तो वक्डन F इंटू डी से भी होता है, और वक्डन चार्ज के ऊपर वक्डन हुआ तो वोल्टेज, वक्डन करने वाला वोल्टेज, तो वक्डन इक्वल टू V इंटू क्यू, वक्डन इक्वल टू F इंटू डी। दोनों वक्डन को इक्वेट कर देंगे, दोनों वक्डन को क्या कर देंगे? दोनों ही वक्डन को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। तो ये VQ इक्वल टू F इंटू डी हो जाएगा। अब जब VQ इक्वल टू F इंटू डी हो गया, तो ध्यान से देखो, V D को इधर ले लो, D को इधर ले लो, तो V बाई डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? F अपॉन क्यू। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये F अपॉन क्यू क्या था मेरा? F अपॉन क्यू मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, इज इक्वल टू V बाई डी। हाँ ना, तो बोल यार, मतलब सर आपने फॉर्मूला प्रूफ कर डाला, E इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है कि नहीं यार यहाँ पर? V बाई डी। हाँ ना, तो बोलो, समझ लो एक बार, पूरा का पूरा समझ लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये गाइस ध्यान दो, जैसे आप लोगों ने देखा कि E इक्वल टू V बाई डी हमने ले लिया हुआ है, E इक्वल टू V बाई डी हम लोग को मिल चुका है। थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। E इज इक्वल टू V बाई डी हम लोग ने फॉर्मूला निकाल लिया। इस फॉर्मूले से हम लोग को यूनिट क्या मिलेगी बताओ? V का यूनिट वोल्टेज, दैट इज वोल्ट अपॉन मीटर, दैट इज वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट हो जाएगा।
इसी को Vm इनवर्स लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये यूनिट हो जाएगा, सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये Vm इनवर्स हमारा यूनिट हो गया। तो भाई साहब, सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 फॉर्मूले बता दिए, एक बता दिया F/Q, एक बता दिया 1/4πε0 इंटू Q/r², और एक बता दिया V/d। ऐसे करके 3 फॉर्मूले हम लोगों ने समझाए, एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था प्रैक्टिकल वे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला होता है जो थ्योरेटिकल तरीका है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पर यूनिट चार्ज। और ये हमने उसको 2 चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज को जो धक्का लगा, वो धक्का कितना मारा और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, ये हम लोगों ने निकालने की कोशिश की थी इस पार्ट में। बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर। अब हम लोग डायरेक्टली, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट विद द फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरीके से बता दिया हुआ है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, डायमेंशन बता दिया, बहुत सारी बातें कर दी। अब हम लोग डायरेक्टली जाने वाले हैं फ्लक्स के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लक्स। अब ये जो फ्लक्स होता है, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फ्लक्स का सिंबल जो होता है ये F होता है, मतलब फाई, ऐसा ऐसा गोला होगा, ऐसा कट कर देंगे, दैट इज फाई, ठीक है, इसको बोलते हैं फाई, इस सिंबल का नाम, ठीक है। ये फ्लक्स मैं बहुत ही ईमानदार तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में बोलने की कोशिश करूंगा, कुछ भी हार्ड नहीं बनाऊंगा। ये फ्लक्स होता क्या है, इस बात को याद रखना। 2-3 तरीके से पढ़ेंगे। एक फ्लक्स का डेफिनेशन, सबसे पहले तो अपने को फ्लक्स का डेफिनेशन सुनना है, पर फ्लक्स करता क्या है ये बात को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं बहुत ही आसान भाषा में। ये जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स को ही हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है तो करना क्या है, एक्चुअल में इस नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स की वैल्यू निकालनी होती है। कहां पे निकालनी है? क्लोज सरफेस पे निकालनी है। कहां पे निकालनी है? क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस पे अपने को नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, सब समझो कि क्या है, बाकी कॉन्सेप्ट जो डेफिनेशन है वो लोग देखेंगे हम लोग। क्लोज सरफेस पे निकालनी है, उसके बाद क्लोज सरफेस के बाद अपने को निकालनी है उस क्लोज सरफेस पे जो लाइन ऑफ फोर्स होंगी, वो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब अपने को क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन अप्रोच, क्या समझने की कोशिश करते हैं? डेफिनेशन अप्रोच। डेफिनेशन अप्रोच क्या होता है, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन अप्रोच जो होता है वो होता है, बहुत ही बारीकी से इस बात को समझो, वो कहता है कि मैं हूं नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। मैं हूं नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स को मैंने क्या शॉर्टकट दे दिया? LOF लिख दिया। बार बार लिखूंगा तो पागल हो जाऊंगा। हमारी बात समझ में दिख रहा है? ये ऑरेंज कलर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, बारीकी से इस बात को समझना कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स होता क्या है। डेफिनेशन, ये किसके डेफिनेशन बता रहा हूँ, सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। बाकी पहले डेफिनेशन समझो, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पे जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ये क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बोलता है? बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे निकालना है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स तुम्हें निकालना है, तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेके आओ और लिखो एरिया इनक्लोज बाय द सरफेस। एरिया इनक्लोज्ड बाय सरफेस। तो गाइस समझा आपको ये बात? गाइस तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर तुम ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या बनता है बताओ? फ्लक्स इज इक्वल टू E बार डॉट एरिया इनक्लोज बाय सरफेस क्या होगा? A बार। क्या हो जाएगा? ये A बार हो जाता है। ये फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाता है। बट फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, देखते हैं इस बात को। उस पर हम लोग जाएंगे, उस पेज पे हम लोग जाएंगे, पर इस बात को बारीकी से समझो कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूं कि ऐसे बहुत सारे लाइन ऑफ फोर्स जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लाइन ऑफ फोर्स जा रहे हैं। कौन से लाइन ऑफ फोर्स है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक डायरेक्शन में जब दौड़ रहे हैं, और अगर मैं तुमसे ये कहूं कि यार एक काम करो, यहां पे जाके एक क्लोज सरफेस एरिया ले लो, एक क्लोज सरफेस एरिया ले लो। क्या ले लो? ध्यान समझना बारीकी से। एक क्लोज सरफेस एरिया ले लो।
यार इस एरिया को मैं कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, मैं इस एरिया को यहाँ से देख रहा हूँ, ध्यान से बारीकी समझना, इस एरिया को मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। तो क्लोज सरफेस एरिया ले लो। अब अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो तुम ये कह सकते हो कि सर एक एरिया ले लिया बट आपने इसको शेड कर दिया, क्यों, मैं समझाना चाहता हूँ लेयर के हिसाब से। लाइन ऑफ फोर्स ऐसी है, आना तो बोले यार। अब अगर लाइन ऑफ फोर्स ऐसी है, इसका मतलब ये होता है कि मैं क्लोज सरफेस एरिया जब लेता हूँ तो इस क्लोज सरफेस एरिया में से भी बहुत सारी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे जा रही होंगी। इस क्लोज सरफेस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स जा रही है ये बता दो बस काउंट करके। ध्यान सुन लेना मैंने क्या बोला। मैंने बोला इस क्लोज सरफेस एरिया में से जो लाइन ऑफ फोर्स जा रही है काउंट करके बता दो कि इस क्लोज सरफेस एरिया में से कितनी लाइन ऑफ फोर्स जा रही है। उसी को मैं फ्लक्स बोलूंगा। फिर से बोलता हूं, क्लोज सरफेस में से जो लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, ऐसे बहुत सारी लाइन ऑफ फोर्स जा रही होंगी, उसमें से एक छोटा सा सरफेस लिया, सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया लिया और उसमें से बोला कि इसमें काउंट करके बताए इसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स जा रही है। उसी को मैं फ्लक्स कहूंगा। बहुत ही सिंपल भाषा, समझा? आसान तो है ना यार, बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अगर ध्यान से समझो तो ये काउंट करने के लिए अपने को दो बातें पता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो एरिया है, ध्यान समझना, जो सरफेस एरिया है और वहां से जो लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, उस लाइन ऑफ फोर्स पे ध्यान सुनना, उस लाइन ऑफ फोर्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ये अपने को पता होनी चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए, प्लस और क्या पता होना चाहिए, उस सरफेस का एरिया वेक्टर, उस सरफेस का एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मतलब ऐसा ए बोल दो, बट ये क्लोज सरफेस बहुत छोटा सरफेस है जिसकी वजह से मैं इसको डीएस बोलूंगा। एस मतलब भी एरिया, यहाँ पे एरिया और एस को एरिया से दिखाया गया। क्यों दिखाया? क्योंकि ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है, इस सरफेस का एरिया बात कर रहा हूँ। सरफेस एरिया क्या होता है मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए एरिया को तुम एस से दिखा सकते हो, पर ये बहुत छोटा एरिया मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मैंने तो यहाँ पे बड़ा दिखा दिया बट एक्चुअल में बहुत छोटा लेना होता है। ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे छोटा सा लेना होता है, ऐसा छोटा सा। तो छोटा सा सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया और छोटा मतलब डीएस। मैंने डीएस एक छोटा सा सरफेस एरिया हो गया, छोटा सरफेस एरिया, याद रखना इस बात को। सरफेस, अरे छोटा सरफेस एरिया, इस बात को याद रखना। सर अब एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया क्या होता है, एक बात बताया तुझे, एक बात फील कराता हूँ कि एरिया बनता कैसे। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर मतलब लेंथ। हमेशा तुझे दो लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, दो लेंथ। बात को दिमाग में डालो इस बात को कि जब भी तुम्हारे पास दो लेंथ होगा, एक लेंथ ऐसा, एक लेंथ ऐसा, इस लेंथ के पैरेलल में ये लेंथ, इस लेंथ के पैरेलल में ये लेंथ, तो एक सरफेस बनता है। अरे हाँ ना तो बोलो यार, अरे बस समझ में क्या कहना हूं, ये सुन लो। तो बारीकी समझो इस बात को कि जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया बनता है दो लेंथ से, दो लेंथ से बनता है। चलो एक बात और एग्जांपल देता हूँ। अब ये सरफेस एरिया है तो जाहिर सी बात है एरिया एक मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन बताया जा सकता है। तो अब मुझे सरफेस एरिया बताना है। तो ये हाथ दिख रहा है, ये हाथ का ये वाला पोर्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, अब ये एल मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ये फोन है, फोन से ज़्यादा समझेगा। अब फोन का ये लेंथ और ये जो ब्रेथ है, ये वाला जो लेंथ है और ये वाला जो ब्रेथ है, इन दोनों, इसके पैरेलल में ये वाला ब्रेथ, इसके पैरेलल में ये वाला लेंथ आने की वजह से पूरा का पूरा एक सरफेस बनता है, पूरा का पूरा एक सरफेस एरिया बन रहा है। तो ये सरफेस एरिया दिखाई किसको दे रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है कि मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो इसका जो सरफेस एरिया, इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये इस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ होगा। इस बात को याद रखना। यार क्या ये स्क्रीन तुम्हें दिखाई दे रही है क्या, ऐसे नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका एरिया वेक्टर मेरी तरफ है, ऐसे। जो सरफेस तुम्हारी तरफ तुम्हें दिखाई देगी उसका एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ होगा। सिंपल सा भाषा, ये तुम्हारी तरफ। ये सुनो, समझा कि नहीं यार, ये सुनो, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। तो अपने को दो रिक्वायरमेंट है कि सर आप ये कहना चाहते हो कि वो जो क्लोज सरफेस लेंगे, उस क्लोज सरफेस में वहां से जाने वाली लाइन ऑफ फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये भी पता होना चाहिए, प्लस उसका एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। सर उसमें एंगल थीटा हो सकता है, हमेशा याद रखना,
जो क्लोज सरफेस होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगी, हमेशा लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में होगी। अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो क्लोज सरफेस एरिया है, चलो एक काम करते हैं, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, बारीकी समझना कि ये जो क्लोज सरफेस एरिया है, इस क्लोज सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सर आपको ऐसे कैसे पता लगी, हमेशा याद रखना मैं वही डायरेक्शन लूंगा जो डायरेक्शन लाइन ऑफ फोर्स का होगा, उसी लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी, इस बात को याद रखना। प्लस सर एरिया वेक्टर जो होगा डीएस, अगर कोई बंदा यहाँ से इसको देख रहा है तो उसको ये वाला पोर्शन दिखेगा तो डीएस ऐसे चला जाएगा, कोई यहाँ से देख रहा है तो डीएस ऐसे आ जाएगा, तो डीएस में एंगल बन सकता है, डीएस और ई के बीच में एंगल बनाया जा सकता है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द ई एंड डीएस बार, ई बार एंड डीएस बार। तो हमेशा याद रखो ये इसके बीच का एंगल होता है, इट्स एंगल बिटवीन, एक बात और याद रखना, इट्स एंगल बिटवीन, एंगल को जीरो किया जा सकता है, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। हम लोग जब सवाल करेंगे तो समझेंगे। आई होप तुम्हें ये सब समझ में आ गया, पक्का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर, ठीक है। चलो तो तुमने नेक्स्ट प्रीवियस पेज पे लेके जाता हूँ। प्रीवियस पेज का अगर तुम देखो तो मैंने वही लिखा हुआ है, एरिया इनक्लोज्ड बाई सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे फ्लक्स मिलता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार मुझे फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू जब मैं जीरो लूंगा, मतलब जब बहुत सारी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही होंगी और मैं कहूंगा ये जो क्लोज सरफेस एरिया है, इस क्लोज सरफेस एरिया से जो ई बार ऐसा है एंड इसका जो डीएस है, डीएस बार भी ऐसा ही है। मतलब अगर मैं इसको बाहर बनाने की कोशिश करूं तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, दिख रहा है कि नहीं, ई बार भी यहीं पर है और डीएस बार जो है वो भी यहीं पे, तो दोनों में एंगल जीरो होने के कारण कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए। तो जाहिर सी बात है ये अपने को बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। 12 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। चलो तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा दैट इज थीटा इक्वल टू 0, फ्लक्स इक्वल टू ई ए। आरी बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलें, देखो तो जैसे ही हम लोगों ने कर लिया वैसे ही अब इसको ऐड कर लेते हैं। ये फ्लक्स हम लोगों ने किसके हिसाब से समझ लिया, ये फ्लक्स हम लोगों ने समझ लिया फ्लक्स का डेफिनेशन अप्रोच था, ये एक तरीके से ये क्या था, डेफिनेशन अप्रोच था। इट वॉज कंप्लीटली डेफिनेशन अप्रोच, जो डेफिनेशन बोलता है। अब गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस के हिसाब से भी थोड़ी मोड़ी बातें अपने को समझ में आनी चाहिए। मैं गॉस लॉ का डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बट गॉस क्या बोलता है ये भी बातें अपने को पता होनी चाहिए। तो अब ये गॉस क्या बोलता है कि यार जो लाइन ऑफ फोर्स है, चलो ठीक है लाइन ऑफ फोर्स मान लिया, ठीक है। अब फिर वो बोलता है कि यार इसके साथ साथ वो बंदा बोलेगा कि यार इसमें से जो क्लोज सरफेस था वो इस पॉइंट पे, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया, फिर इसी पॉइंट पे चलो, फिर बोलता है कि यार इसी पॉइंट पे आप लोग ने डीएस भी ले लिया, चलो ठीक है, मतलब आपने थीटा को 0 बना दिया बिटवीन ई बार एंड डीएस बार आपने 0 बना दिया। एक्चुअल में देखा जाए तो गॉस लॉ क्या करता है, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में, मतलब बेसिकली फ्लक्स के बीच में रिलेशन बताने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझोगे तो ये अब हम लोग गॉस लॉ की बात करेंगे और अपने को ये सारी बातें पता हो चुकी हैं। तो इसके अनुसार अपना फॉर्मूला जो आ चुका है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा, इसलिए मैंने कट कर दिया वो बात, एक तरीके से थ्योरेटिकल बात है पर कोई मतलब नहीं उसका, अपने को ये बात पता होनी चाहिए, ई इंटू डी एस, ठीक है, ई बार इंटू डी एस बस। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला प्रीवियस वाला ही है, बट गॉस कैसा लिखता है, बोलता है जब डी एस छोटा है तो फ्लक्स भी तुम्हारा छोटा होगा। फिर गॉस बोलता है कि यार अगर बड़ा फ्लक्स निकालना होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग 12th स्टार्ट करेंगे तो समझेगा, बड़ा फ्लक्स निकालना होगा तो छोटे फ्लक्स को इंटीग्रेट करना होगा। अच्छा ये जो डीएस होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस होता है, हमेशा याद रखना क्लोज्ड सरफेस होता है। तो ये इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई करेंगे तो फ्लक्स मिल जाता है, बड़ा फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, ए इंटू डी एस बार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए इंटू डी एस बार। अब ई बार, अब अगर ध्यान से, तुम्हें तो पता ही है कि ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, जिसको में ये फॉर्मूला भी कभी कभी यूज हो सकता है, ये फॉर्मूला यूज होगा, दोनों सेम ही तो, अच्छा सेम ही तो है, मैं उसी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखोगे, ए डी एस कॉस थीटा, ए बार डॉट बी बार मैंने लगा दिया, ए डी एस कॉस थीटा से कॉस 0 की थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 1, तो इंटीग्रेशन ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एस
ठीक है, फ्लक्स। तो इंटीग्रेशन डीएस में क्या लिखोगे बताओ आप भाई? छोटे सरफेस का इंटीग्रेट करोगे तो बड़ा सरफेस मिलेगा, ई इंटू एस। ये बड़ा एरिया, इट्स ए बड़ा एरिया, बड़ा क्लोज सरफेस एरिया, बड़ा क्लोज्ड सरफेस एरिया। बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में बोल दिया हुआ है, कुछ भी हार्ड इसमें नहीं है। तो फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू एस, ये गॉस बताता है। ठीक है, गॉस इसके साथ साथ ये भी बात करता है, गॉस ये फॉर्मूले के बारे में इसको बोलता है, इसको भी याद रखो, इसको याद रखो। फिर बोलता है इसको भी, ये दोनों सेम ही है, चलो ठीक है, हाँ इसको भी याद रख के रखो, याद रखो। फिर बोलता है कि इसको भी याद रखो। अब गॉस एक सवाल पूछता है, गॉस बोलता है कि यार चल एक सवाल पूछता हूं। गॉस बोलता है कि मान लो, क्या मान लो? गॉस बोलता है कि मान लो एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज को रख दिया गया है, उसके अंदर एक चार्ज को रखा गया, एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज को रखा गया है, क्लोज सरफेस और उसके अंदर एक चार्ज को रखा गया है। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज को रख दिया गया। तो ध्यान से तुम अगर इस बात को समझने की कोशिश करो तो उस टाइम पे फ्लक्स कितना होगा? तो ये इसका जवाब गॉस बोलता है कि यार यहां से तो लाइन ऑफ फोर्स बहुत सारी जा रही होंगी, तो फ्लक्स कैसे निकालोगे? तो बोलता है कि यार मान लो कि अगर मैंने ये, भाई क्लोज सरफेस है पर इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है, अगर इसके अंदर वैक्यूम है तो मैं एप्सिलॉन ले सकता हूं, और अंदर जितना भी चार्ज है, टोटल चार्ज मतलब इनसाइड का जितना भी चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर कितना रहेगा, टोटल चार्ज, तो ये बोल देगा टोटल फ्लक्स। ये गॉस बोलता है कि क्यू इनसाइड, मुझे अंदर का पूरा चार्ज दे दो, अपॉन जो मीडियम की बात करता है, जो एप्सिलॉन क्या बताता है कि भाई ये वैक्यूम है, उधर एयर है, फ्री स्पेस, वैक्यूम। ठीक है, खोखला होना चाहिए। अगर अंदर का चार्ज 0 हुआ, एक केस, ये गॉस, यहीं पे गॉस खत्म हो जाता है। अच्छा, तो मैं अभी लिस्ट बना के दे दूंगा, बट हाँ, अगर याद रखना, अगर अंदर का चार्ज अगर 0 है, चार्ज की वैल्यू 0, तो फ्लक्स अपने आप डायरेक्ट 0 हो जाता। इस बात को भी तुम्हें याद होना चाहिए कि भाई साहब फ्लक्स जो होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फ्लक्स जो है अपने आप 0 हो जाएगा, इस बात को याद रखो। अब जैसे ही फ्लक्स 0 हुआ, चलो ठीक है, यहां तक गॉस लॉ की बात हो जाती है, गॉस लॉ की कहानी हो जाती है कि भाई साहब, पर मैं लिस्ट बना देता हूं तुम्हारे लिए कि हम लोग को क्या क्या फॉर्मूला मिला। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो था फ्लक्स इक्वल टू ई ए, फिर उसी का वेरिएंट आया है दूसरा फॉर्मूला, ए इंटू डी एस, सॉरी बड़ा एरिया लेंगे सरफेस। तीसरा, ये सारे आए कहाँ से थे, फ्लक्स इज इक्वल टू ए इंटू डी एस। जब डी एस है तो मतलब छोटा फ्लक्स है, छोटा फ्लक्स है इसलिए डी फाई दिखा दिया। अब फ्लक्स छोटा है, चौथा फॉर्मूला क्या था बताओ? चौथा फॉर्मूला मिला कि इंटीग्रेशन फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी एस, ये भी पता होना चाहिए। फिर बता दिया क्लोज सरफेस के लिए, पूरा का पूरा सरफेस ही क्लोज है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ध्यान से देखो तो ये सारे फॉर्मूले सेम ही है, कुछ भी इसमें किया नहीं, सिर्फ वेरिएंट अलग अलग है। ये एक फॉर्मूला पूरी तरीके से अलग हो जाता है, नो डाउट इसमें। और फ्लक्स की यूनिट क्या बन जाती है, इस फॉर्मूले से यूनिट निकाली जाती है। ये जो फॉर्मूला होते हैं, इस फॉर्मूले से यूनिट निकाली जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, इक्वल टू वी बाई डी वाला जो मैंने अभी पढ़ाया था इसके पहले, वहां से यूनिट क्या आती है, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया, सरफेस एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर कैंसल, हाँ, मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो वोल्ट मीटर। तो बेसिकली फ्लक्स की यूनिट क्या आ जाती है, वोल्ट मीटर। इस बात को याद रखना। किसी के मन में डाउट आता है कि फ्लक्स क्वांटिटी कौन सी है, अगर ध्यान से देखोगे तो फ्लक्स एक तरीके का एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, क्योंकि ए बार ई ए बार, तो वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है, हमेशा याद रखो, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है, हमेशा स्केलर बनता है। वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर बनता है, मतलब ये फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है जो सिर्फ वैल्यू बताती है, डायरेक्शन की बात उतनी नहीं करती।
आ रही बात समझ में? यहाँ तक फ्लक्स पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? चलो ध्यान दो। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अपनी वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो नंबर 2 जो है वो पूरी तरीके से लाइन ऑफ फोर्स लेके फ्लक्स तक हमने कंप्लीट कर दिया। गॉस लॉ की बात कर ली कि गॉस लॉ ने क्या बताना चाहा। सारी की सारी बातें पूरी की पूरी 11th में जितना 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना आना चाहिए 12th के लिए वो मैंने सिखा दिया। वैसे तो 11th में भी बहुत कुछ है, जब हम कभी 11th की बैच हमारी स्टार्ट होगी वहाँ पे जब उसके लिए हम 11th के वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे हम सीक्वेंस वाइज पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। बट अभी के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द आपसे 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बहुत जल्द मिलते हैं बहुत जल्द।